देखिए बच्चों, हमारी यूनिट नंबर 6 समाप्त हो गई थी और आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 देखिए, कॉपर का निष्कर्षण हाइड्रो धातु कर्म द्वारा किया जाता है परंतु जिंक का नहीं, व्याख्या कीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 क्या है कि जो कॉपर है उसका निष्कर्षण तो हाइड्रो धातु कर्म द्वारा किया जाता है लेकिन जिंक का नहीं। तो देखिए बच्चों, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या है। देखिए, कॉपर का निष्कर्षण हाइड्रो धातु कर्म द्वारा किया जा सकता है क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील धातु यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है, यानी कॉपर क्या है, कम क्रियाशील धातु है, जबकि जिंक अत्यधिक क्रियाशील यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर धातु है। तो देखिए बच्चों, इसका कारण क्या निकल के आया भाई? इसका कारण है कि जो कॉपर है वो कम क्रियाशील धातु होती है और जिंक क्या होता है, अधिक क्रियाशील धातु होती है, क्योंकि कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे आता है जबकि जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की तरफ आता है। क्लियर है? आगे देखिए, अतः इसको ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, तो देखिए अतः इसको जिंक सल्फेट विलयन से आसानी से प्रतिस्थापित करना संभव नहीं है, इसीलिए जिंक का निष्कर्षण हाइड्रो धातु कर्म द्वारा नहीं किया जा सकता। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फैन पल्लवन विधि में अवनमक की क्या भूमिका है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आंसर देखिए, फैन पल्लवन विधि में अवनमक एक घटक यानी अशुद्धि के साथ संकुल बना लेता है एवं इसे झाग में आने से रोकता है। तो देखिए बच्चों, अवनमक क्या कार्य करता है? वे जो अशुद्धि होती है उसके साथ में संकुल बना लेता है और उसे झाग में आने से रोकता है। तो देखिए उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण देखिए NaCN, देखिए बच्चों सोडियम साइनाइड इसका उदाहरण है। तो देखिए NaCN ZnS के लिए अवनमक का कार्य करता है। तो देखिए बच्चों, जो सोडियम साइनाइड है वो ZnS यानी जिंक सल्फाइड के लिए अवनमक का कार्य करता है, PbS के लिए नहीं, लेड सल्फाइड के लिए नहीं। तो देखिए, अतः किसी अयस्क में PbS तथा ZnS यानी लेड सल्फाइड तथा जिंक सल्फाइड दोनों उपस्थित है तो केवल PbS ही फैन बनाता है। अतः इस विधि से PbS को यानी लेड सल्फाइड को जिंक सल्फाइड से पृथक किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, अपचयन द्वारा ऑक्साइड अयस्कों की अपेक्षा पाइराइट से तांबे का निष्कर्षण अधिक कठिन क्यों है? देखिए जो ध्यान दीजिएगा, वे अपचयन के द्वारा जो ऑक्साइड अयस्क होते हैं उनकी अपेक्षा पाइराइट से जो तांबे का निष्कर्षण होता है वो कठिन क्यों होता है? तो देखिए आंसर देखिए। देखिए बच्चों, कार्बन सल्फाइड अयस्कों के लिए अच्छा अपचायक नहीं है। देखिए आंसर देखिएगा, भाई जो कार्बन है वो सल्फाइड अयस्कों के लिए अच्छा अपचायक नहीं है, जबकि यह ऑक्साइड अयस्कों के लिए अच्छा अपचायक है। अतः अपचयन द्वारा ऑक्साइड अयस्कों की अपेक्षा पाइराइट यानी जो सल्फाइड अयस्क होता है, पाइराइट से तांबे का निष्कर्षण अधिक मुश्किल है तथा अधिकांश सल्फाइडों के विरचन की गिब्ज ऊर्जा CS2 के विरचन की गिब्ज ऊर्जा से अधिक होती है। तो देखिए बच्चों, CS2 का मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, वास्तव में CS2 एक ऊष्माशोषी यौगिक है, अतः अपचयन से पहले सल्फाइड अयस्कों का संगत ऑक्साइडों में भर्जन करना उचित रहता है। ठीक है, आया समझ में आपको ये? चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, देखिए बच्चों व्याख्या कीजिए। देखिए हमें कुछ दिए हुए हैं पॉइंट, उनकी हमें व्याख्या करनी है। पहला देखिए मंडल परिष्करण और दूसरा देखिए स्तंभ वर्णलेखिकी। और देखिए बच्चों, ये दोनों ही टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला देखिए मंडल परिष्करण। देखिए यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियों की विलेयता धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होती है। ठीक है, इस विधि में अशुद्ध धातु की छड़ के एक किनारे पर एक गतिशील तापक लगा रहता है जो छड़ को हर ओर से घेरे रहता है। ठीक है, आगे देखिए।
तापक जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता है, गलित मंडल भी आगे बढ़ता जाता है और शुद्ध धातु गलित में से क्रिस्टलित हो जाती है तथा अशुद्धियां संलग्न गलित मंडल में चली जाती है। इस क्रिया को कई बार दोहराया जाता है तथा तापक को एक ही दिशा में बार बार चलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ के आए हुए हैं ये मंडल परिष्करण को। तो देखिए आगे, तो देखिए बच्चों, इस तरीके से आप मंडल परिष्करण का ये डायग्राम बना के आएंगे और बता के आएंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको समझाया हुआ है कि इसमें एक ये कंटेनर होता है और इस कंटेनर में ये होती है धातु की छड़। या पूरा बता के आएंगे कि ये क्या है, ये है हमारी धातु की छड़ और इसमें क्या है, गलित मंडल इसमें बनता है। ठीक है, और जो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में उत्कृष्ट गैस वातावरण होता है और इसे देखिए, ये दोनों ओर से, ये जो दोनों तरफ आपको दिखाए गए हैं, तो ये दोनों ओर क्या है, ये है तापक। ये दोनों ओर तापक इसको घेरे रहते हैं। तो देखिए ये क्या है, प्रेरण कुंडली तापक है जो एक ही दिशा की ओर बार बार चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस डायग्राम को बना के आएंगे। चलें आगे, चलिए अब देखिए, अशुद्धियां छड़ के एक किनारे पर एकत्रित हो जाती है। भाई इसमें होता क्या है कि जो अशुद्धियां होती है वो एक किनारे पर एकत्रित हो जाती है, इसे काट कर अलग कर लिया जाता है। यह विधि मुख्य रूप से अति उच्च शुद्धता वाले अर्धचालकों तथा अन्य अति शुद्ध धातुओं जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन, गैलियम तथा इंडियम को प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मंडल परिष्करण के बारे में लिख के आएंगे। चलें आगे, चलिए अब दूसरा देखिए, स्तंभ वर्ण लेखिकी। देखिए बच्चों, अब आप स्तंभ वर्ण लेखिकी के बारे में लिखेंगे। तो देखिए, स्तंभ वर्ण लेखिकी यानी जिसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के शुद्धिकरण और शुद्ध किए जाने वाले तत्व तथा अशुद्धियों के रासायनिक गुणों में अधिक भिन्नता न होने की स्थिति में शुद्धिकरण के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्तंभ वर्ण लेखिकी के बारे में बताएंगे। और आगे देखिए, आगे आप ये डायग्राम बना के आएंगे। देखिए बच्चों, ये डायग्राम भी मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से स्तंभ वर्ण लेखिकी होती है और इसमें होता क्या है। देखिए ऊपर से यौगिकों का मिश्रण डाला जाता है। देखिए बच्चों, ये डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है और एक बार वापस समझ लीजिए होता क्या है इसमें। देखिए बच्चों, इसमें ऊपर से क्या हो रहा है, ऊपर से यौगिकों का मिश्रण डाला जा रहा है। ऊपर से यौगिकों का मिश्रण डाला जा रहा है, ये देखिए। और ये जो मिश्रण है, ये जो यौगिकों का मिश्रण है, जब वो इस स्थिर अवस्था में से गुजरता है, देखिए इस स्थिर अवस्था में से गुजरता है, तो देखिए हमें अलग अलग ये बैंड्स प्राप्त होते हैं, यानी रंगीन पट्टियां, अलग अलग बैंड प्राप्त होते हैं। यानी इस मिश्रण के अलग अलग घटक यहाँ पे क्या हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इस वर्ण लेखिकी को समझा के आएंगे। क्लियर है, चलिए आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 673 केल्विन ताप पर कार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में से कौन सा अच्छा अपचायक है। तो देखिए आंसर देखिए, कम ताप जैसे 673 केल्विन पर डेल्जी नोट CO2। तो देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, CO2 के लिए जो डेल्जी नोट रेखा है, रेखा डेल्जी नोट CO2 रेखा के नीचे है। अतः 673 केल्विन पर कार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में से CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा अपचायक है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 देखिए, कॉपर के वैद्युत अपघटन शोधन में एनोड पंख में उपस्थित सामान्य तत्वों के नाम दीजिए, वे वहां कैसे उपस्थित होते हैं। तो देखिए बच्चों आंसर देखिए, कॉपर के वैद्युत अपघटनी शोधन में एनोड पंख में एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, चांदी, सोना तथा प्लेटिनम इत्यादि धातुएं उपस्थित होती है, क्योंकि ये कॉपर की तुलना में कम विद्युत धनी, या हम बोल सकते हैं कम क्रियाशील होती है। क्लियर है, आया समझ में। अरे देखिए बच्चों, जब कॉपर का विद्युत अपघटनीय शोधन किया जाता है ना, तो एनोड पंख में देखिए कौन कौन सी धातुएं होती है, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, चांदी, सोना और प्लेटिनम। ठीक है, और कारण क्या है, क्योंकि ये जो धातुएं होती है ये कॉपर की तुलना में क्या होती है, कम क्रियाशील होती है या कम विद्युत धनी होती है। ठीक है,
अतः इनका एनोड पर ऑक्सीकरण नहीं होता तथा ये एनोड के नीचे एनोड पंख के रूप में जमा हो जाती है। तो देखिए बच्चों, होता क्या है भाई, एनोड पर इनका ऑक्सीकरण नहीं होता है तो क्या होगा, ये एनोड के नीचे एनोड पंख के रूप में जमा हो जाती है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 7। देखिए बच्चों, आयरन यानी लोहे के निष्कर्षण के दौरान वात्या भट्टी के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली अभिक्रियाओं को लिखिए। देखिए जो ध्यान दीजिए भाई, जो लोहा है, आयरन है, तो आयरन के निष्कर्षण के दौरान वात्या भट्टी में क्या क्या अभिक्रियाएं होती है, यानी अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या अभिक्रियाएं होती है वो हमें लिखनी है। और देखिए बच्चों, वात्या भट्टी हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं। तो देखिए इसका आंसर देखिए, वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइडों का अपचयन विभिन्न ताप परिसरों में होता है। तो देखिए पहला देखिए 500 से 800 केल्विन ताप पर, यानी निम्न ताप परिसर में क्या होता है। तो देखिए बच्चों, निम्न ताप परिसर में ये तीनों अभिक्रियाएं देखिए होती है। पहले देखिए 2Fe2O3 प्लस CO, यानी जो Fe2O3 है वो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके बनाता है Fe3O4 और ये CO बदल जाता है CO2 में। ठीक है, उसके बाद ये Fe3O4 दोबारा कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और हमें क्या प्राप्त होता है, आयरन। आयरन धातु प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और देखिए ये जो Fe2O3 है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके FeO यानी आयरन ऑक्साइड और CO2 का भी निर्माण करती है। तो ये अभिक्रियाएं होती है। आगे देखिए, इसी तरीके से देखिए, अगर हम 900 से 1500 केल्विन ताप की बात करें, यानी उच्च ताप परिसर की बात करें, तो देखिए उच्च ताप परिसर में क्या होता है, कार्बन प्लस CO2 ये बदल जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में। और जो FeO, देखिए बच्चों, जो निम्न ताप परिसर में जो ये FeO बनता है, ये FeO कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके CO2 और आयरन का निर्माण करता है। तो ये अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, और देखिए आगे, चूना पत्थर भी उच्च ताप पर अपघटित हो जाता है। और देखिए जो चूना पत्थर है उसका भी अपघटन हो जाता है और SiO2 से यानी सिलिका से क्रिया कर धातुमल बनाता है। तो देखिए हम CaCO3 यानी चूना पत्थर टूट गया, अपघटित हो गया, किस किस में, CaO प्लस CO2 में। और जो ये CaO है ये सिलिका SiO2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, CaSiO3 यानी धातुमल का निर्माण करता है। ठीक है, तो आई समझ में आपको कि किस प्रकार से लोहे के निष्कर्षण में वात्या भट्टी में अभिक्रियाएं होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 8। देखिए, जिंक ब्लेंड से जिंक के निष्कर्षण में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखिए। देखिए जो ध्यान दीजिएगा भाई, जिंक ब्लेंड से जिंक के निष्कर्षण में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं लिखनी है। तो देखिए आंसर देखिए, जिंक ब्लेंड यानी ZnS से जिंक के निष्कर्षण में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले होता है भर्जन, यानी जो हमारा जिंक ब्लेंड है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ये बन गया ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, पहले भर्जन हो गया और उसके बाद होता है अपचयन, कोक की उपस्थिति में अपचयन होता है, यानी जो ये जिंक ऑक्साइड बना है इसकी अभिक्रिया कोक के साथ होती है 1673 केल्विन पर और क्या बनता है, हमारी जिंक धातु बनती है और कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, निर्माण। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 9। कॉपर के धातु कर्म में सिलिका की भूमिका समझाइए। देखिए बच्चों आंसर देखिए, कॉपर के धातु कर्म में सिलिका यानी SiO2 सिलिका गालक की तरह कार्य करता है, जो कि कॉपर के साथ उपस्थित FeO यानी आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि से क्रिया करके उससे स्लैग यानी कीट के रूप में पृथक कर देता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारी FeO, ठीक है, FeO है, ये SiO2 के साथ अभिक्रिया करता है सिलिका के साथ और सिलिका यहाँ पे क्या है, गालक है और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, आयरन सिलिकेट FeSiO3 जो कि कीट के रूप में क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 10। देखिए, यदि तत्व सूक्ष्म मात्रा में प्राप्त हुआ हो तो शोधन की कौन सी तकनीक अधिक उपयोगी होगी। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए,
जब कोई तत्व सूक्ष्म मात्रा में प्राप्त हुआ है तो शोधन की स्तंभ वर्णलेखिकी विधि अधिक उपयोगी होगी। यानी अगर कोई भी तत्व हमें सूक्ष्म मात्रा में प्राप्त होता है ना, तो कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होती है? स्तंभ वर्णलेखिकी विधि। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब प्रश्न नंबर 11 देखिए। यदि किसी तत्व में उपस्थित अशुद्धियों के गुण तत्व से मिलते जुलते हो तो आप शोधन के लिए किस विधि का सुझाव देंगे? देखिए ध्यान दीजिए, आंसर क्या है? जब किसी तत्व में उपस्थित अशुद्धियों के गुण तत्व से मिलते जुलते हो तो शोधन के लिए स्तंभ वर्णलेखिकी यानी कॉलम क्रोमेटोग्राफी विधि का ही हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निकेल शोधन की विधि समझाइए। तो देखिए बच्चों, ये हम लोग पढ़ के आए हुए हैं कि निकेल का शोधन मांड प्रोसेस के द्वारा यानी मांड विधि के द्वारा किया जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, निकेल का शोधन मांड विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करने से वाष्पशील निकेल टेट्रा कार्बोनिल संकुल बन जाता है। तो देखिए अभिक्रिया देखिए, निकेल है, निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं 330 से 350 केल्विन पर और हमें ये वाष्पशील संकुल प्राप्त होता है निकेल टेट्रा कार्बोनिल का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस संकुल को और अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो यह विघटित होकर शुद्ध निकेल दे देता है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड पृथक हो जाती है। तो देखिए बच्चों, जो हमें ये संकुल प्राप्त हुआ था, इस संकुल को अगर और गर्म करते हैं 450 से लेकर 470 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो देखिए शुद्ध निकेल और कार्बन मोनोऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, सिलिका युक्त बॉक्साइड अयस्क में से सिलिका को एल्यूमिना से कैसे अलग करते हैं? यदि कोई समीकरण हो तो दीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न पे नजर डालिए। भाई सिलिका युक्त बॉक्साइड अयस्क में से सिलिका को एल्यूमिना से कैसे अलग करते हैं और हमें समीकरण भी देनी है कि अगर कोई समीकरण है तो देखिए आंसर देखिए। देखिए बॉक्साइड से एल्यूमिना का निक्षालन कैसे करेंगे? देखिए एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क बॉक्साइड में अधिकांशतः सिलिका, आयरन ऑक्साइड तथा टाइटेनियम ऑक्साइड की अशुद्धियां होती है। ठीक है, 473 से 523 केल्विन ताप तथा 35 से 36 बार दाब पर सांद्रण के लिए चूर्णित अयस्क को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म किया जाता है। आगे देखिए, इस प्रकार Al2O3 सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में निष्कर्षित हो जाता है। तो देखिए बच्चों, होता क्या है, जो Al2O3 है एल्यूमिना, वो सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में निष्कर्षित हो जाता है एवं SiO2 की अशुद्धियां भी सोडियम सिलिकेट के रूप में घुल जाती है तथा अन्य अशुद्धियां शेष रह जाती है। तो देखिए बच्चों, इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिए, हम लोग ये अभिक्रिया पढ़ के आए हुए हैं। तो देखिए होता क्या है, एल्यूमिना की अभिक्रिया करवाते हैं NaOH के साथ और जल के साथ और हमें ये सोडियम एल्यूमिनेट ये संकुल प्राप्त होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। विलयन में CO2 गैस प्रवाहित कर एल्यूमिनेट को उदासीन कर लिया जाता है एवं जल योजित एल्यूमिना अवक्षेपित हो जाता है। इस अवस्था में विलयन में ताजा बना जल योजित Al2O3 का नमूना मिलाया जाता है, इसे बीजारोपण कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। यह अवक्षेपण को क्या करता है? प्रेरित करता है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा संकुल है सोडियम एल्यूमिनेट का, इसमें हमने क्या प्रवाहित किया? CO2 गैस प्रवाहित की और हमें देखिए ये प्राप्त हो गया Al2O3.X H2O और साथ में NHCO3। ठीक है, अब देखिए सोडियम सिलिकेट विलयन में शेष रह जाता है तथा जल योजित एल्यूमिना को छानकर, सुखाकर तथा गर्म करके पुनः शुद्ध Al2O3 प्राप्त किया जाता है। तो देखिए अभिक्रिया को देखिए। देखिए जल योजित एल्यूमिना, जो हमें ये जल योजित एल्यूमिना प्राप्त हुआ है, भाई यहाँ पे ये बना है ना जल योजित एल्यूमिना, तो इस जल योजित एल्यूमिना को 1473 केल्विन पे गर्म करते हैं तो देखिए हमें शुद्ध एल्यूमिना Al2O3 प्राप्त हो जाता है और इसमें से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इस आंसर को लिख के आएंगे। चलिए आगे।
अब देखिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, उदाहरण देते हुए भर्जन व निस्तापन में अंतर बताइए। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा भी जाता है, परीक्षा में आता है ये प्रश्न कि भर्जन और निस्तापन में अंतर बताइए और उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए निस्तापन प्रक्रम में अयस्क यानी जल योजित ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, हाइड्रोक्साइड आदि को धातु के गलनांक से नीचे के ताप पर धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे वाष्पशील पदार्थ CO2 और H2O निकल जाते हैं तथा धातु ऑक्साइड बच जाता है। परंतु भर्जन में सल्फाइड अयस्कों को वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में धातु के गलनांक से नीचे के ताप पर परावर्तनी भट्टी में तेजी से गर्म करते हैं, जिससे सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं तथा SO2 गैस यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। ठीक है, तो ये हम पढ़ के आए हुए हैं सब। और देखिए ये अभिक्रियाएं भी आप पढ़ के आए हुए हैं, तो आप भी निस्तापन और भर्जन की अभिक्रिया लिखेंगे। तो देखिए निस्तापन की अभिक्रियाएं देखिए पहले Fe2O3.2H2O। ठीक है, हमने गर्म किया, ये बन गया Fe2O3 और ये 2H2O यानी जल का अणु इसमें से बाहर निकल गया। क्लियर है। इसी तरीके से देखिए ZnCO3 को गर्म किया, ZnO यानी जिंक सल्फाइड और CO2 गैस भी बाहर निकल गई। ऐसे देखिए CuCO3.Cu और ये OH का होल ट्वाइस, इसे गर्म किया, ये बन गया CuO यानी कॉपर का ऑक्साइड बन गया और CO2 और H2O बाहर निकल गई। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसी तरीके से देखिए भर्जन की अभिक्रिया देखिए, ये जिंक सल्फाइड है, ZnS है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको 3O2 ऑक्सीजन के साथ गर्म किया तो ये बदल गया ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन अभिक्रियाओं को लिख के आएंगे। चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, ढलवा लोहा कच्चे लोहे से किस प्रकार भिन्न होता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए ढलवे लोहे में लगभग 3% कार्बन होता है, जबकि कच्चे लोहे में लगभग 4% कार्बन होता है। ठीक है, कच्चे लोहे के साथ रद्दी लोहा तथा कोक को गलाकर ढलवा लोहा बनाया जाता है। ठीक है, आया समझ में कि ढलवा लोहा कच्चे लोहे से किस प्रकार भिन्न है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 16, अयस्कों तथा खनिजों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए अयस्क को ओर्स भी कहते हैं, वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण आसानी से हो सके तथा आर्थिक रूप से लाभदायक हो, उन्हें अयस्क कहते हैं। जैसे देखिए कॉपर ग्लास Cu2S, क्यूप्राइट Cu2O तथा कॉपर पाइराइटिज CuFeS2 कॉपर के अयस्क है, लेकिन इनमें से कॉपर पाइराइटिज ही कॉपर का मुख्य अयस्क है। क्लियर है। आगे देखिए। अब देखिए खनिज। देखिए बच्चों खनिज को मिनरल्स कहते हैं। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ या यौगिक जिन्हें खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है, उन्हें खनिज कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 17। देखिए बच्चों, कॉपर मैट को सिलिका की परत चढ़े हुए परिवर्तक में क्यों रखा जाता है। देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या है कि जो कॉपर मैट है उसे सिलिका की परत चढ़े हुए परिवर्तक में ही क्यों रखते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, कॉपर मैट में Cu2S तथा Fe उपस्थित होते हैं। तो ध्यान दीजिए भाई, परिवर्तक में देखिए, परिवर्तक में Fe यानी आयरन सल्फाइड आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। इसे दूर करने में सिलिका सहायक होता है। आया समझ में कि भाई जो कॉपर मैट है उसमें Cu2S यानी कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड उपस्थित होता है। क्लियर है। अब परिवर्तक में जो आयरन सल्फाइड है वो आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है और इसे दूर करने में सिलिका क्या होता है, सहायक होता है। आगे देखिए, क्योंकि FeO सिलिका से क्रिया द्वारा आयरन सिलिकेट यानी कीट बनकर पृथक हो जाता है, अतः परिवर्तक पर सिलिका की परत चढ़ाते हैं। आया समझ में। आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, सभी क्रिया को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, यह है 2Fes। ठीक है, यानी आयरन सल्फाइड है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, आयरन ऑक्साइड, और ये सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। और जो ये आयरन ऑक्साइड है FeO, ये सिलिका से अभिक्रिया करके आयरन सिलिकेट FeSiO3 बना लेगा, जो कीट के रूप में क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है।
ठीक है, चलें आगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 18वां। देखिए एल्यूमिनियम के धातु कर्म में क्रायोलाइट की क्या भूमिका है? देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिनियम के धातु कर्म में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि इससे मिश्रण का गलनांक कम हो जाता है। एक तो मिश्रण का गलनांक कम हो जाता है तथा विलयन की चालकता बढ़ जाती है, और ये हम पढ़ के भी आए हुए हैं। ठीक है, चले अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 19, निम्न कोटि के कॉपर अयस्कों के लिए निक्षालन क्रिया को कैसे किया जाता है? देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए कॉपर का निक्षालन अम्ल या बैक्टीरिया यानी जीवाणु द्वारा किया जाता है। विलयन में उपस्थित Cu+2 को आयरन या H2 गैस से क्रिया करवाकर पृथक किया जाता है। तो देखिए अभी क्रिया को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, देखिए तो ये है Cu+2 यानी कॉपर आयन है। ठीक है, Cu+2 कॉपर आयन है, इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं हम लोग आयरन के साथ में, यानी ये कॉपर आयन है Cu+2, इसकी अभिक्रिया हम आयरन के साथ करवा रहे हैं। क्या होगा, Cu+2 बदल जाएगा Cu में और Fe बदल जाएगा Fe+2 में। यानी कहने का मतलब है कि जो Cu+2 है वो कॉपर में बदल गया, यानी इसका अपचयन हो गया, और जो Fe है ये बदल गया Fe+2 में, इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। क्लियर है। अब आगे देखिए Cu+2 जब H2 के साथ अभिक्रिया करता है तो देखिए यहाँ भी हमें क्या प्राप्त होता है, कॉपर, मतलब कॉपर प्राप्त होगी और 2H+ बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 20। देखिए बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग करते हुए अपचयन द्वारा जिंक ऑक्साइड से जिंक का निष्कर्षण क्यों नहीं किया जाता? देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, प्रश्न ये है कि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग करते हुए अपचयन द्वारा जिंक ऑक्साइड से जिंक का निष्कर्षण क्यों नहीं किया जाता? तो देखिए आंसर देखिए, जिंक के अपचयन के लिए आवश्यक ताप 1673 केल्विन पर एलिंगम आरेख में डेलार्जिनोट CO2, देखिए डेलार्जिनोट CO2 रेखा डेलार्जिनोट जिंक ZNO की रेखा से ऊपर है। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न का जो हम आंसर देंगे वो एलिंगम आलेख के द्वारा देंगे। और देखिए एलिंगम आरेख में क्या होता है भाई, जिंक के अपचयन के लिए जो आवश्यक ताप है 1673 केल्विन, उस ताप पर डेलार्जिनोट CO2 रेखा डेलार्जिनोट जिंक ZNO रेखा से ऊपर होती है। ठीक है, अतः इस अभिक्रिया के लिए डेलार्जिनोट का मान धनात्मक होगा, यानी इस अभिक्रिया के लिए जो हमारा डेलार्जिनोट होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। तो देखिए ZNO यानी जिंक ऑक्साइड है, और इसकी अभिक्रिया अगर CO से करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 1673 केल्विन पे, तो देखिए बन गया जिंक और CO2। लेकिन देखिए बच्चों, इसके लिए डेलार्जिनोट का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है ना, आगे देखिए, इसलिए 1673 केल्विन ताप पर ZNO के लिए CO को अपचायक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। और देखिए इसीलिए क्या होता है, 1673 केल्विन ताप पर जिंक ऑक्साइड के लिए यानी ZNO के लिए CO को अपचायक के रूप में प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इसके लिए अत्यधिक उच्च ताप की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 21। देखिए बच्चों, Cr2O3 के विरचन के लिए डेल FG0 का मान -540 किलो जूल मोल इनवर्स है तथा Al2O3 के लिए -827 किलो जूल मोल इनवर्स है। क्या Cr2O3 का अपचयन एल्यूमिनियम से संभव है? तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। देखिए एल्यूमिनियम द्वारा Cr2O3 के अपचयन के लिए डेल FG0 का मान ऋणात्मक होता है, अतः Cr2O3 का अपचयन एल्यूमिनियम द्वारा संभव है। और देखिए समझ लीजिए, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, ये क्या है, क्रोमियम Cr। जब क्रोमियम 3/2O2 यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ये बनता है Cr2O3। ठीक है, और इस अभिक्रिया के लिए डेल FG0 देखिए -540 किलो जूल मोल इनवर्स है। ठीक है, इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, और ये हमें प्रश्न में दिया हुआ भी है भाई, Cr2O3 के विरचन के लिए डेल FG0 का मान ये हमें दिया हुआ है 540 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो इसे हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। आगे देखिए,
इसी तरीके से देखिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम किससे रिएक्शन कर रहा है, 3/2 O2 ऑक्सीजन से, ये बन रहा है Al2O3 और इसके लिए डेल एफ जी नोट का मान देखिए -827 किलो जूल मोल इनवर्स, ये भी हमें दिया हुआ है प्रश्न में और इसे हमने बोल दिया समीकरण नंबर 2। क्लियर है। अब देखिए इस अभिक्रिया के लिए तो देखिए अतः Cr2O3 + 2Al और इससे बन रहा है Al2O3 + 2Cr, इसके लिए यानी इसके लिए अब हम बात करेंगे कि इस अभिक्रिया के लिए डेल एफ जी नोट क्या होगा। तो देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, देखिए बच्चों ये समीकरण 2 है, ठीक है, इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे हम लोग, तो देखिए क्या होगा, डेल एफ जी नोट का मान हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए डेल एफ जी नोट बराबर -827 और इसमें से माइनस कर दिया हम लोगों ने -540 को, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -827 + 540, ठीक है भाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और अब क्या निकल के आएगा हमारा आंसर, -287 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा डेल एफ जी नोट निकल के आ गया और देखिए इससे हमें क्या पता लग गया, इससे हमें पता लग गया कि एल्यूमिनियम के द्वारा Cr2O3 का अपचयन संभव है। क्यों, क्योंकि इसके लिए डेल एफ जी नोट का मान क्या निकल के आया है, ऋणात्मक, ठीक है, आया समझ में। चलें आगे, चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 22 देखिए, सी व CO यानी कार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड में से ZnO के लिए यानी जिंक ऑक्साइड के लिए कौन सा अपचायक अच्छा है। तो देखिए आंसर देखिए, ZnO के अपचयन के लिए कार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड में से कार्बन अच्छा अपचायक है, क्योंकि एलिंगम आलेख में, देखिए बच्चों इसका आंसर भी हम एलिंगम आलेख से देंगे, क्योंकि एलिंगम आलेख में डेल आर जी नोट CCO रेखा, देखिए ध्यान दीजिएगा, डेल आर जी नोट CCO रेखा डेल आर जी नोट जिंक ZnO की रेखा से नीचे है, अतः अभिक्रिया के लिए डेल आर जी नोट का मान ऋणात्मक होगा। और अभिक्रिया देखिए ZnO यानी जिंक ऑक्साइड है, ये जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ अभिक्रिया कर रहा है 1673 पे, ये बन गया जिंक और ये CO2, ठीक है। और देखिए इसके लिए डेल आर जी नोट क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि डेल एस क्या है इसके लिए धनात्मक, डेल एस क्या है धनात्मक। चलिए आगे देखिए। अब प्रश्न नंबर 23 देखिए, किसी विशेष स्थिति में अपचायक का चयन ऊष्मागतिकी कारकों पर आधारित है, आप इस कथन से कहां तक सहमत है, अपने मत के समर्थन में 2 उदाहरण दीजिए। देखिए बच्चों प्रश्न ये है कि किसी विशेष स्थिति में अपचायक का चयन ऊष्मागतिकी कारकों पर आधारित है, ठीक है, तो इस कथन से आप कहां तक सहमत है, अपने मत के समर्थन में 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए बच्चों इसका आंसर देखिए, किसी विशेष स्थिति में अपचायक का चयन ऊष्मागतिकी कारकों पर आधारित है, यह कथन सत्य है। किसी अपचायक तथा धातु ऑक्साइड के मध्य अभिक्रिया होने के लिए डेल आर जी नोट का मान ऋणात्मक होना चाहिए। देखिए बच्चों हम पढ़ के भी आए हुए हैं कि भाई किसी अपचायक तथा धातु ऑक्साइड के मध्य अभिक्रिया होने के लिए जरूरी है कि डेल आर जी नोट का मान क्या हो, ऋणात्मक हो, ठीक है। देखिए आगे, अतः जिस अपचायक से होने वाली अपचयन अभिक्रिया का डेल आर जी नोट ऋणात्मक होगा, वह अपचायक उस अभिक्रिया के लिए क्या होगा, उपयुक्त होगा। तो देखिए उदाहरण देखिए, पहला देखिए 1000 केल्विन पर एल्यूमिनियम Cr2O3 का अपचयन कर सकता है। देखिए ध्यान दीजिए 1000 केल्विन ताप पे बात हो रही है, यानी 1000 केल्विन ताप पर जो एल्यूमिनियम है वो Cr2O3 का अपचयन कर सकता है, लेकिन MgO का नहीं। और देखिए अपचयन की अभिक्रिया देखिए, Cr2O3 है एल्यूमिनियम के साथ जब 1000 केल्विन, देखिए 1000 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करती है तो देखिए क्या प्राप्त होता है, Al2O3 + 2Cr, ठीक है। और इसके लिए डेल आर जी नोट का मान देखिए ऋणात्मक है, यानी हम क्या कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया संभव होती है, ठीक है। तो हमें पता लगा ऊष्मागतिकी के कारकों से कि अभिक्रिया संभव है या नहीं है, ठीक है। आगे देखिए MgO + Al, देखिए बच्चों इस अभिक्रिया से समझने की कोशिश करिए, देखिए समझिएगा। देखिए
MgO की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ करवा रहे हैं 1000 केल्विन पर, क्या बना, Al2O3 बना और ये 3Mg बने। और देखिए इस अभिक्रिया के लिए देखिए डेल आर जी नोट का मान क्या है, धनात्मक है, ठीक है, पॉजिटिव है ना, तो अतः है यह अभिक्रिया संभव नहीं है। और इसी तरीके से देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, 1500 केल्विन ताप पर कोक ZnO का अपचयन कर सकता है लेकिन CO नहीं। यानी अगर 1500 केल्विन ताप की बात करें तो जो कोक है कोक वो ZnO का यानी जिंक ऑक्साइड का अपचयन कर सकता है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं। और देखिए इस अभिक्रिया को भी देखिए, ZnO है, कार्बन के साथ अभिक्रिया होगी जिंक और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। और इस अभिक्रिया के लिए डेल आर जी नोट क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। अगर हम ले ले कार्बन मोनोऑक्साइड को तो देखिए जिंक ऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा, जिंक और CO2 बनेगा। लेकिन देखिए बच्चों इस अभिक्रिया के लिए डेल आर जी नोट क्या है, धनात्मक है। तो इस तरीके से हम ऊष्मागति के कारकों का उपयोग करते हुए ये बता सकते हैं कि कोई अभिक्रिया या कोई अपचयन संभव होगा या नहीं, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 24 देखिए, उस विधि का नाम लिखिए जिसमें क्लोरीन सह उत्पादक के रूप में प्राप्त होती है। क्या होगा यदि NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन किया जाए। देखिए जो ध्यान दीजिए भाई, प्रश्न नंबर 24 क्या है, उस विधि का नाम लिखिए जिसमें कि क्लोरीन सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है और क्या होगा यदि NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन किया जाए। तो देखिए आंसर देखिए, निम्नलिखित विधियों में क्लोरीन सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला देखिए गलित NaCl का वैद्युत अपघटन। तो देखिए बच्चों जब गलित NaCl का यानी गलित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन किया जाता है तब भी हमें क्लोरीन प्राप्त होती है। दूसरा देखिए जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन, और जब जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन किया जाता है तब भी हमें क्लोरीन प्राप्त होती है। आगे देखिए, अब देखिए NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस तथा एनोड पर Cl2 गैस यानी क्लोरीन गैस प्राप्त होती है तथा विलयन में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। और देखिए अभिक्रियाओं को देखिए किस तरीके से होता है NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन, समझिएगा। देखिए बच्चों NaCl है, ये टूट गया Na+ और Cl- में, ठीक है, और जल टूट गया H+ और OH- में, ठीक है। जलीय विलयन का अपघटन कर रहे हैं, जल भी टूटेगा। और ये Na+ और OH- दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, NaOH, ठीक है। और देखिए कैथोड पे क्या अभिक्रिया संपन्न होगी, कैथोड पे भाई 2H+, जो H+ है ये कैथोड पे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस, यानी कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बन गई। और एनोड पे देखिए बच्चों जो क्लोराइड आयन है Cl- ये एनोड पे जाएंगे, एनोड पे देखिए इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और क्लोरीन गैस का क्या हो जाएगा, निर्माण। तो इस तरीके से हम NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन बता के आएंगे और ये दोनों अभिक्रिया लिख के आएंगे कि कैथोड पे क्या होता है और एनोड पे क्या होता है। तो देखा हमने भाई कैथोड पे तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और एनोड पे Cl2 गैस यानी क्लोरीन बनती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे, अब देखिए प्रश्न नंबर 25 देखिए, एल्यूमिनियम के विद्युत धातु कर्म में ग्रेफाइट छड़ की क्या भूमिका है। देखिए अब हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम के वैद्युत धातु कर्म के बारे में, यानी एल्यूमिनियम के वैद्युत धातु कर्म में ग्रेफाइट छड़ की क्या भूमिका होती है। तो देखिए एल्यूमिनियम के वैद्युत धातु कर्म में ग्रेफाइट की छड़ एनोड की भांति कार्य करती है। देखिए जो ध्यान दीजिएगा भाई, जब एल्यूमिनियम का वैद्युत धातु कर्म किया जाता है तो ग्रेफाइट की छड़ एनोड की भांति कार्य करती है तथा वह Al2O3 यानी एल्यूमिना के अपचयन से एल्यूमिनियम बनाने में सहायक होती है। ग्रेफाइट में उपस्थित कार्बन एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन से क्रिया द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड तथा CO2 बनाता है। और देखिए ग्रेफाइट में उपस्थित जो कार्बन होता है वो एनोड पर उत्सर्जित O2 से क्रिया करके क्या बना लेता है, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है या कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए आगे,
अब देखिए प्रश्न नंबर 26, देखिए निम्नलिखित विधियों द्वारा धातुओं के शोधन के सिद्धांतों की रूपरेखा दीजिए। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 26 ये है कि हमें यहाँ पे कुछ विधियां दी गई है और उन विधियों के द्वारा धातुओं के शोधन के सिद्धांतों की रूपरेखा देनी है, यानी ये बताना है कि किस तरीके से ये शोधन होता है। तो देखिए पहला देखिए मंडल परिष्करण, दूसरा देखिए वैद्युत अपघटन परिष्करण और तीसरा देखिए वाष्प प्रावस्था परिष्करण। और देखिए बच्चों ये तीनों ही हम लोग पढ़ के आए हुए हैं और इसमें से देखिए मंडल परिष्करण तो अभी हमने पिछली स्लाइड में ही पढ़ा है, यानी एक प्रश्न हमने पढ़ा है मंडल परिष्करण का। तो देखिए इनका आंसर देखिए किस तरीके से लिखेंगे, यानी आप तीनों विधियों के बारे में बता के आएंगे। तो पहला देखिए मंडल परिष्करण, और देखिए बच्चों ये विधि हम पढ़ चुके हैं और एक बार देखिए वापस पढ़ लेते हैं। देखिए यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियों की विलेयता धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होती है। आगे देखिए इस विधि में अशुद्ध धातु की छड़ के एक किनारे पर एक गतिशील तापक लगा रहता है जो छड़ को हर ओर से घेरे रहता है। तापक जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता है गलित मंडल भी आगे बढ़ता जाता है और शुद्ध धातु गलित में से क्रिस्टलित हो जाती है तथा अशुद्धियां संलग्न गलित मंडल में चली जाती है। ठीक है, आगे देखिए ये डायग्राम बना के आएंगे, मैंने अभी आपको डायग्राम समझाया है। आगे देखिए इस क्रिया को कई बार दोहराया जाता है तथा तापक को एक ही दिशा में बार बार चलाते हैं। अशुद्धियां छड़ के किनारे पर एकत्रित हो जाती है, इसे काट कर अलग कर लिया जाता है। यह विधि मुख्य रूप से अति उच्च शुद्धता वाले अर्धचालकों तथा अन्य अति शुद्ध धातुओं जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन, गैलियम तथा इंडियम को प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है। तो इस तरीके से मंडल परिष्करण के बारे में लिख के आएंगे। चलिए आगे दूसरा देखिए वैद्युत अपघटन परिष्करण। देखिए बच्चों ये भी हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं, तो देखिए समझिएगा। इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड बनाते हैं, उसी धातु की शुद्ध धातु पट्टी को कैथोड की तरह प्रयुक्त करते हैं। तो देखिए बच्चों इस विधि में होता क्या है कि अशुद्ध धातु का तो क्या बनाया हम लोगों ने एनोड, और उसी धातु की शुद्ध धातु पट्टी का कैथोड बनाया। ठीक है, इन्हें एक उपयुक्त वैद्युत अपघटनी विश्लेषित पात्र में रखते हैं जिसमें उसी धातु का लवण घुला रहता है। अधिक क्षार की धातु विलयन में रहती है तथा कम क्षार की धातुएं एनोड पंख में चली जाती है। आगे देखिए इस प्रक्रम की व्याख्या वैद्युत विभव की धारणा, अधिविभव तथा गिब्ज ऊर्जा के द्वारा भी की जाती है। और अभिक्रियाएं देखिए, ये अभिक्रियाएं इस प्रकार है। देखिए एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है। देखिए अभिक्रियाओं पे एक नजर डालिए। देखिए बच्चों एनोड पे क्या होता है, धातु है, धातु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और ये बदल गया Mn+, यानी ऑक्सीकरण हो गया। कैथोड पे देखिए जो ये बना है, जो ये धातु आयन बना है Mn+, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु में बदल जाता है। यानी कहने का मतलब है एनोड पे तो हो रहा है ऑक्सीकरण और कैथोड पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। आगे देखिए तांबे का शोधन वैद्युत अपघटनी विधि के द्वारा किया जाता है। तो देखिए इसका उदाहरण हो गया तांबे का शुद्धिकरण। आगे देखिए अशुद्ध कॉपर, देखिए अब क्या होता है इसमें, अशुद्ध कॉपर एनोड के रूप में तथा शुद्ध कॉपर कैथोड के रूप में लेते हैं। कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन में वैद्युत अपघटन होता है तथा वैद्युत अपघटन के वास्तविक परिणाम स्वरूप शुद्ध कॉपर एनोड से कैथोड की तरफ स्थानांतरित हो जाता है। और देखिए अभिक्रिया देख लीजिए, इसकी भी अभिक्रिया देख लीजिए। क्या हुआ एनोड पे, क्या हुआ देखिए बच्चों एनोड पे क्या हुआ, कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया। भाई कॉपर है, कॉपर बदल गई Cu+2 में। अरे भाई जो ये अशुद्ध कॉपर है, भाई हमने अशुद्ध कॉपर लिया ना एनोड पे, तो अशुद्ध कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया, ये बदल गई Cu+2 में, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। और कैथोड पे देखिए क्या हुआ, जो ये Cu+2 जो कॉपर आयन बना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में बदल गया, कॉपर में बदल गया। क्लियर है। आगे देखिए फफोलेदार कॉपर की अशुद्धियां एनोड पंख के रूप में जमा होती है जिसमें एंटीमनी, सिलीनियम, टेलुरियम, चांदी, सोना तथा प्लेटिनम मुख्य होती है। और देखिए इन तत्वों की पुनः प्राप्ति से शोधन की लागत की क्षतिपूर्ति हो सकती है और जिंक का शोधन भी इसी प्रकार से किया जा सकता है। क्लियर है, आया समझ में। आगे देखिए अब तीसरा देखिए वाष्प प्रावस्था परिष्करण। तो देखिए इस
विधि में धातु को वाष्पशील यौगिक में परिवर्तित किया जाता है तथा वाष्पित यौगिक को एकत्र कर लेते हैं। देखिए बच्चों, वाष्प प्रावस्था जो परिष्करण है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि धातु को वाष्पशील यौगिक में परिवर्तित किया जाता है तथा वाष्पित यौगिक को एकत्रित कर लेते हैं। आगे देखिए, इसके बाद इसे विघटित करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं और इसके लिए दो आवश्यकताएं होती है। देखिए इसके लिए दो आवश्यकताएं हैं। पहला देखिए, उपलब्ध अभिकर्मक के साथ धातु वाष्पशील यौगिक बनाती हो, और दूसरा देखिए दूसरा है वाष्पशील पदार्थ आसानी से विघटित हो सकता हो, जिससे धातु आसानी से पुनः प्राप्त की जा सके। और देखिए इसका हम एक उदाहरण भी दे के आएंगे। तो देखिए निम्नलिखित उदाहरण से यह तकनीक स्पष्ट हो जाती है। तो देखिए उदाहरण देखिए, जर्कोनियम या टाइटेनियम शोधन के लिए वॉन ऑरेकल विधि। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम इसमें निकल के मांड विधि का भी उदाहरण दे सकते हैं या इस वॉन ऑरेकल विधि का भी उदाहरण दे सकते हैं। तो देखिए यह विधि जिरकोनियम तथा टाइटेनियम जैसी कुछ धातुओं से अशुद्धियों की तरह उपस्थित संपूर्ण ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन को हटाने में बहुत उपयोगी है। परिष्कृत धातु को निर्वातित पात्र में आयोडीन के साथ गर्म करते हैं। धातु आयोडाइड अधिक सहसंयोजी होने के कारण वाष्पीकृत हो जाता है। देखिए आगे, तो देखिए ये क्या है, जिरकोनियम है, इसकी अभिक्रिया आयोडीन के साथ हो रही है, ये बन गया ZrI4। ठीक है, आयोडाइड बन गया। अब देखिए धातु आयोडाइड को विद्युत धारा द्वारा 1800 केल्विन ताप पर गर्म किए गए टंगस्टन तंतु पर विघटित किया जाता है। ठीक है, और देखिए इस प्रकार से शुद्ध धातु तंतु पर जमा हो जाती है। तो देखिए ZrI4 यानी जो ये आयोडाइड है, जो आयोडाइड बना है, देखिए इसको क्या करते हैं, इसको 1800 केल्विन ताप पर गर्म किए गए टंगस्टन तंतु पर विघटित करते हैं और देखिए हमें शुद्ध धातु ये जिरकोनियम प्राप्त हो गया और ये आयोडीन बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस आंसर को लिख के आएंगे, इन अभिक्रियाओं को बता के आएंगे। चलें आगे, चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 27 देखिए, उन परिस्थितियों का अनुमान लगाइए जिनमें एल्यूमिनियम MgO को अपचयित कर सकता है। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 27 ये है कि हमें उन परिस्थितियों के बारे में बताना है या उनका अनुमान लगाना है जिनमें एल्यूमिनियम MgO को क्या कर सकता है, अपचयित कर सकता है। और देखिए बच्चों, इस प्रश्न का जो आंसर है वो हम एलिंगम आरेख के द्वारा दे सकते हैं और हम लोगों को पता है कि जो एलिंगम आरेख खींचा जाता है वो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन और ताप के बीच खींचा जाता है। तो देखिए आंसर देखिए इसका, देखिए 1350 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 1623 केल्विन से अधिक ताप पर एल्यूमिनियम MgO को अपचयित कर सकता है। यह अनुमान डेल R G नोट तथा T के मध्य आरेख से लगाया जाता है, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि एल्यूमिनियम तथा Mg के वक्र 1623 केल्विन पर, देखिए जो ध्यान दीजिएगा 1623 केल्विन पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो देखिए एलिंगम आरेख को देखिए, देखिए बच्चों इस एलिंगम आरेख को देखिए, इससे आप और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे इस एलिंगम आरेख को तो देखिए ये तो है हमारा एल्यूमिनियम के लिए, ये जो ग्राफ आया ये तो किसके लिए आ रहा है, एल्यूमिनियम के लिए। और देखिए ये किसके लिए आ रहा है, हमारे मैग्नीशियम के लिए, Mg के लिए। और आप ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट पर, देखिए इस पॉइंट पर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। भाई हमने पढ़ा है ना कि भाई 1623 केल्विन पर क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के जो वक्र है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित। और कब कर रहे हैं, देखिए ताप, देखिए ताप है यहाँ पे लगभग 1623 केल्विन पर, यानी 1623 केल्विन पर एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। क्लियर है, तो देखिए आंसर एक बार वापस देख लीजिए भाई, 1350 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 1623 केल्विन से अधिक ताप पर एल्यूमिनियम MgO को अपचयित कर सकता है और यह अनुमान डेल R G नोट तथा T के मध्य आरेख से लगाया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम के वक्र 1623 केल्विन पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये हमने एलिंगम आरेख से देख लिया। आगे देखिए,
उपरोक्त आरेख से स्पष्ट है कि 1623 केल्विन से नीचे ताप पर, देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, 1623 केल्विन से नीचे के ताप पर Al2O3 के डेल एफ जी नोट का मान, देखिए Al2O3 के डेल एफ जी नोट का मान MgO की तुलना में कम ऋणात्मक है। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखेंगे, देखिए 1623 केल्विन ताप से नीचे की बात हो रही है, तो 1623 केल्विन से नीचे के ताप पर क्या है, Al2O3 के डेल एफ जी नोट का मान MgO की तुलना में कम ऋणात्मक है। तो देखिए जो Al2O3 है, देखिए Al2O3 है, इसके लिए जो मान है, देखिए इसके लिए जो मान है हमारे डेल जी नोट का, वो मान इस MgO की तुलना में क्या है, कम ऋणात्मक है। भाई ध्यान से देखेंगे तो क्या है, कम ऋणात्मक है। क्लियर है? तो इससे हम इस प्रश्न का और अच्छे से आंसर दे सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस एलिंगम आरेख के द्वारा हम बता सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम है वो MgO को क्या करेगा, अपचयित करेगा। और कितने डिग्री पे, यानी कितने ताप पर, देखिए ताप की बात की जाए तो 1623 केल्विन ताप पर या इससे अधिक ताप पर। ठीक है, तो आया समझ में कि भाई 1623 केल्विन से अधिक ताप पर एल्यूमिनियम MgO को अपचयित कर सकता है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न का आंसर लिख के आएंगे, वक्र के द्वारा बता के आएंगे और ये लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारी ये यूनिट समाप्त हो गई है। आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए, यहाँ से ऐसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब आगे आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।